हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 4 होगा, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई कुछ इवेंट्स को या करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट्स इसके हो चुके हैं। पॉलिटी के भी कुछ पार्ट हो चुके हैं, इन्वायरमेंट के भी कुछ पार्ट हो गए और इकोनॉमी के भी कुछ पार्ट हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक पार्ट 4 का। तो पहले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव फॉर एनर्जी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2000 में टू प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड क्लीन एनर्जी। तो जैसा कि नाम ही है, साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव फॉर व्हाट, एनर्जी इंटीग्रेशन। तो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें एनर्जी इंटीग्रेशन के लिए या एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया। तो कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और क्लीन एनर्जी के इन्वेस्टमेंट या ट्रेड पर ये ज्यादा ध्यान देगा। तो 2000 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो साउथ एशिया के 8 कंट्रीज इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अगेन इसमें इंडिया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का मेंबरशिप आपको याद होना चाहिए। अगेन सारे मेंबर्स को याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक लिमिट के बाद आप ये याद नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि इंडिया उसमें है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये भी साउथ एशिया से ही रिलेटेड है, लेकिन ये इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया या फिर ये कॉपरेशन आया। इसका एस्टेब्लिशमेंट या स्टार्टिंग जो होती है 2001 में होती है टू प्रमोट रीजनल प्रोस्पेरिटी साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में by improving cross-border connectivity, boosting trade and economic cooperation between among member countries। ठीक है, तो जैसे कि क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, लाइक जैसे कि इंडिया का बांग्लादेश के बीच में, इंडिया का म्यांमार के बीच में, नेपाल के बीच में, पाकिस्तान के साथ या फिर भूटान के साथ। तो इस तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उसको बढ़ावा दिया जाए, तो इससे क्या होता है कि हमारा ट्रेड अच्छे तरीके से हो सकता है एंड फाइनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इस रीजन के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये आपको मिलेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है कहाँ? मनीला में। मनीला कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपको फिलीपींस में। ठीक है, अब इसके मेंबर कंट्रीज अगेन साउथ एशियन कंट्रीज है यहाँ पर। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। अगेन इंडिया इसमें है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इंडिया इसमें है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बात की गई है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड की। वैसे ये देखिएगा, ये जो आइडिया था ये प्रमोट किया गया या फिर इसको सबसे पहले बताया गया पीएम मोदी के द्वारा 2018 में, जब फर्स्ट जनरल असेंबली हुई थी किसकी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो पहली जनरल असेंबली हुई थी 2018 में, तो उस समय पीएम मोदी ने इसको इनिशिएट करने की बात की थी, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड की। ठीक है, तो इसके पीछे तो एक पर्पस ये था कि सन, या फिर कह कि सन नेवर सेट्स, यानी कभी सन ढलता नहीं। अगर एक तरफ ढलता है तो दूसरी तरफ वो अराइज भी होता है। तो इससे मतलब ये है कि जहां पर सन की इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पर क्या हो सकता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं और एक ग्रिड का हम निर्माण करें और सारे ग्रिड जो है कनेक्टेड हो एक सेंट्रल ग्रिड के थ्रू, जिससे अगर जहां पर सरप्लस एनर्जी है तो उसका ट्रांसफर कर पाए हम डेफिसिट एनर्जी वाले एरिया में। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट दिया गया वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में इसको प्रपोज किया गया काम करने के लिए। तो अगेन क्या काम है इसका? बिल्ड ग्लोबल इकोसिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी सीमलेसली शेयर्ड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो बात की गई है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन ही से आएगा, सन के अलावा भी और दूसरी चीजों से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सन की बस बात की गई थी। आसियान समिट 2020, ये पहला आसियान और इंडिया का समिट था जो वर्चुअल तरीके से किया गया। आपको पता है कोविड के टाइम पर ये सारी चीजें वर्चुअल तरीके से ही हो रही थी। तो ये 36 नंबर भी याद रखना जरूरी है। मीटिंग की गई, वियतनाम के द्वारा इसको चेयर्ड किया गया, यानी कि चेयरमैनशिप जो था वियतनाम के पास में था। आसियान में 10 कंट्रीज आते हैं, ये आपको याद रखना है। नेमली दिस इज नथिंग, ओके। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम 10 कंट्रीज इसके अंडर में आते हैं। तो इस समय कोविड के समय पे इसकी मीटिंग हुई थी, तो इसका थीम भी जो था कोविड से रिलेटेड ही था। तो यहाँ पर बात की गई थी
आसियान कोविड रिस्पॉन्स फंड बनाने की, ताकि कोविड के ट्रीटमेंट, उसके वैक्सीन, ठीक है, या फिर प्रिवेंशन से रिलेटेड जो भी मेजर्स लिए जाए, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, वो इसके तहत इसको ध्यान में रखते हुए इस कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड की एस्टैब्लिशमेंट करने की बात की गई थी आसियान समिट 2020 में। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वैसे इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्टिव रिस्पॉन्स की वजह से हुआ है, लेकिन इस सारे को लीड करने वाली जो कमेटी थी उसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आपको पता है कि ये जो कमेटी है वो ओलंपिक से रिलेटेड कानून या रूल्स बनाती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलकर इस एजेंसी का निर्माण किया गया है, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए यही सिर्फ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लिखा गया है क्योंकि इन सारे जो मीटिंग्स थी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको लीड करने का काम जो था वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किया था। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर आपको क्यूबेक कनाडा में मिलेगा। एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होती है? आपको पता है कि जो गेम्स होते हैं जैसे कि ओलंपिक हो गया, इसमें कुछ ड्रग्स या मेडिसिन जो होती हैं वो बैन होती है, आप उनको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कुछ मेडिसिन जो होती हैं ये स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती है। तो अगर आप गेम खेल रहे हैं और एक ही तरीके के लोग हैं और उसमें भी कुछ लोग मेडिसिन का यूज करने लगे, तो उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बाकी लोगों से ज़्यादा हो जाएगी और गलत तरीके से ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये एजेंसी इस तरीके के ड्रग्स को बैन करती है। तो आए दिन आपको न्यूज़ में भी मिलता होगा कि इस तरीके से बहुत लोग बैन भी होते हैं। नेक्स्ट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट। इस बार ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में अगेन कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होती है। वैसे ही एक वर्चुअल मीटिंग ही थी, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इसमें बहुत सारी बातें की गई। उसमें एक जो एग्रीमेंट था वो था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट। इसमें यह कहा गया कि दोनों कंट्री एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का यूज कर पाएंगे। किस लिए? लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेस से हमारी कोई शिप जा रही है, उसको जरूरत पड़ी किस चीज़ की, हो सकता है उसको फूड की जरूरत पड़ गई, उसको फ्यूल की जरूरत पड़ गई, या फिर उसको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ गई, ठीक है, या फिर उसको मेंटेनेंस या रिपेयर की जरूरत पड़ गई। तो इस तरीके के जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होते हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा एक दूसरे की कंट्री के मिलिट्री बेसिस द्वारा, ठीक है। तो ये वॉर के लिए नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वॉर हुआ तो वो वहाँ अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर देंगे, ऐसा नहीं है। बस ये लॉजिस्टिक सपोर्ट, और वो भी नॉर्मल कंडीशंस के लिए है। तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ था। जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो सारी चीज़ें उस टाइम पर ही हुई थी। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि आप 2009 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था। इसको अपग्रेड कर दिया गया है किसमें? CSP में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। 2009 में क्या था? ये एक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, जिसको अभी अपग्रेड करके कर दिएगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। और दूसरी चीज कि 2+2 डायलॉग को भी अपग्रेड कर दिया गया मिनिस्ट्रियल लेवल पे। तो पहले ही जो 2+2 डायलॉग हुआ करता था ये सेक्रेटरी लेवल पर हुआ करता था, इसको अपग्रेड किया गया मिनिस्ट्रियल लेवल पर। इससे पहले इंडिया का 2+2 डायलॉग और भी दो कंट्रीज के साथ होता है। किसके साथ? USA के साथ और जापान के साथ, और इन दोनों के साथ मिनिस्ट्रियल लेवल का ये 2+2 डायलॉग होता है। तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता था, लेकिन वो सेक्रेटरीट लेवल पर था, इसको अपग्रेड कर दिया गया मिनिस्ट्री लेवल पर, यानी कि मिनिस्टर जो होंगे इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये जो 2+2 डायलॉग होगा, तो 2 इंडिया की तरफ से और 2 ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से 2 लोग कौन जाएंगे? वो होंगे एक डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे एक होंगे फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो 2 मिनिस्ट्री होगी, डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुंचेंगे, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी उनके अपने डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। तो ये 2+2 डायलॉग का भी अपग्रेडेशन हुआ है। तो दो चीजें आपको ये याद रखनी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क या एक स्ट्रेटेजी या फिर एक प्लान यहाँ पर लाया है 2035 तक के लिए, यानी कि 2035 तक किस तरीके से हम इंडिया के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप का डेवलपमेंट करेंगे, इसको बढ़ावा देंगे, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये फ्रेमवर्क या स्ट्रेटेजिक प्लान ये लेकर आए हुए हैं। नेक्स्ट, जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ शेयर्ड विजन फॉर मेरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। अगेन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। किस लिए? इंडो पैसिफिक में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए, को इंक्रीज करने के लिए ये लाया गया है। तो नाम ही आपको सजेस्ट करता है मेरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक।
पंचेश्वर प्रोजेक्ट, पंचेश्वर प्रोजेक्ट ये एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक ज्वाइंट मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज का मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा इससे कई सारे काम होंगे। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का नाम ही है इसका, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होगी ही, इसके साथ साथ इसे इरिगेशन का भी हम काम कर सकते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ के पानी का हम ड्रिंकिंग के लिए भी यूज किया जा सके, ठीक है। तो इसको इस तरीके के प्रोजेक्ट को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट करते हैं जिसका काम एक से ज्यादा हो। तो एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में, कहाँ पर, ये ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ महाकाली एंड सरजू रिवर, ये वहां पर बनाया जाएगा। तो इंडिया में जो उत्तराखंड वाला एरिया है ये वहां पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक नेपाल और नेपाल से लगने वाला उत्तराखंड का एरिया जहां पर इसे आपको इफेक्ट पड़ना है, क्योंकि इसमें दो डैम बनाए जाएंगे, एक नेपाल में बनेगा और एक इंडिया में बनेगा। तो इंडिया में जो बनेगा वो उत्तराखंड में बनने वाला है। पंचेश्वर प्रोजेक्ट, पंचेश्वर टेम्पल भी है, आपको याद होगा नेपाल में काफी फेमस टेम्पल है वहां का। नेक्स्ट देखते हैं कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये बनाया जाए चाइना के द्वारा झेलम रिवर पर, और कहां पर, पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये अंडर सीपीईसी के तहत इसको बनाया जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत इसका निर्माण हो रहा है, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं खोलांगचू प्रोजेक्ट। खोलांगचू प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पहला ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे वो इंडिया ही उसका डेवलपमेंट नॉर्मली करता था, लेकिन ये पहला ज्वाइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और भूटान के बीच में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। 2008 में 4 तरीके के प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई थी, जिसमें से एक कोलांगचू प्रोजेक्ट भी है, और इसके बाद बाकी जो 3 प्रोजेक्ट है वो है बुनाका, वांगचू और चमकारचू, ठीक है। तो नाम याद रखना है, 2008 में 4 प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई थी, जिसमें से एक कोलांगचू प्रोजेक्ट है और बाकी के 3 बुनाका, वांगचू और चमखारचू प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट स्टार्स प्रोग्राम, ये स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और मेनली ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी को सुधारने के लिए, स्कूल एजुकेशन के गवर्नेंस को सुधारने के लिए इसको 6 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वो 6 स्टेट्स कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। यहाँ पर ये चलाया जा रहा है। मेनली इसके तहत क्या होगा कि लोकल लैंग्वेज में करिकुलम प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी टीचर्स को। तो ये सारे काम इस टास्क प्रोग्राम के तहत होंगे। तो मेनली याद रखिएगा ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, ये भी एक कीवर्ड है, यहाँ पर कभी आ जाए कॉलेज से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सुधारने के लिए, तो इस सब का ध्यान रखिएगा, वो सब नहीं होंगे यहाँ पर। ये स्कूल एजुकेशन के लिए है और केवल 6 स्टेट्स में ही लॉन्च किए गए हैं। गाफा टैक्स, गाफा एक्चुअली ये फर्स्ट टर्म है 4 बिग कंपनी का, जी फॉर गूगल, ए फॉर अमेजन, एफ फॉर फेसबुक एंड ए फॉर एप्पल। तो ये 4 बड़ी कंपनियों पर लगाया जाने वाली ये टैक्स गाफा टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो इसको लगाता है फ्रांस। इन कंपनी की जो डिजिटल एक्टिविटीज होती हैं, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनके रेवेन्यू पर 3% टैक्स लगाने का निर्णय फ्रांस ने लिया है, जिसको गाफा टैक्स के नाम से जानते हैं। इस निर्णय को यूएसए ने इसका प्रोटेस्ट भी किया, इसके अगेंस्ट में भी कहा, क्योंकि मेनली ये चारों कंट्रीज जो है ये यूएसए की ही कंट्रीज हैं और यूएसए का कहना था कि इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग ही ये टैक्स लगाए जाने चाहिए। लेकिन फ्रांस का मानना है कि ये सब चारों कंपनीज जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ये रेवेन्यू जनरेट करती हैं और कहीं ना कहीं ये इनके जो छोटे कंपटीटर्स हैं वो इनको इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से 3% एक्स्ट्रा इन पर गाफा टैक्स लगाने की बात की जा रही है। अब कुछ वीज़ा के बारे में पढ़ते हैं जो यूएसए इशू करता है। वैसे जो H1B वीज़ा है हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो न्यूज़ में रहने का रीज़न ये था कि आपको पता है कि ट्रंप सरकार ने जो थी वीज़ा पर बैन लगाए हुए थे, इस बैन को 60 डेज के लिए इमिग्रेंट्स के लिए एक्सटेंड भी किया गया था, इस वजह से ये वीज़ा न्यूज़ में रहता है। तो कुछ वीज़ा है यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा जो यूएसए इशू करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला H1B वीज़ा, ये स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए या फिर प्रोफेसर्स वगैरह हो गए, वो जो जाते हैं यूएसए, ये उनको दिया जाता है। और ये जो स्किल्ड वर्कर होते हैं इनके जो डिपेंडेंट है, अगर मान लीजिए किसी मेल पर्सन को ये वीज़ा दिया गया तो इसका डिपेंडेंट हो सकता है इनकी वाइफ हो, इनके चिल्ड्रेन हो, तो इनके डिपेंडेंट को जो वीज़ा दिया जाता है वो होता है H4 वीज़ा, ठीक है, फॉर डिपेंडेंट ऑफ H1B वीज़ा। इसके बाद आता है H2B वीज़ा, ये सीजनल वर्कर्स को दिया जाता है,
जो मेनली जो लैंडस्केप या टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये मेनली उनको दिया जाता है। L1 वीजा ये मिलता है इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ इंडिया में गूगल में काम करता है और इसका ट्रांसफर कर दिया गया, गूगल में ही इसका ट्रांसफर हुआ, कहां पर, यूएसए में, तो इसको हम इंट्रा कंपनी ट्रांसफर कहेंगे, यानी कि कंपनी में ही ट्रांसफर उसका हुआ लेकिन दूसरे जगह पे किया गया। तो इस तरीके से जब इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है तब उसको L1 वीजा प्रोवाइड किया जाता है और उसके डिपेंडेंट्स को L2 वीजा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये H1B वीजा के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि H1B वीजा के अंडर में वो वर्कर्स जो होते हैं जो डायरेक्ट यूएसए में जाके ही काम करते हैं, वो उनका इस तरीके से इंटर कंपनी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। J1 वीजा ये मिलता है स्टूडेंट्स को, मेनली जो पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है J1 वीजा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। इसको अडॉप्ट किया गया 1979 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। इंडिया ने इसको साइन भी किया हुआ है, रेटिफाई भी किया है। तो वीमेन के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनको एलिमिनेट करने की बात की गई है। इसके साथ साथ इस कन्वेंशन को हम बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स फॉर वीमेन। ठीक है, इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वीमेन भी इसको कहा जाता है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन को। एंटीफा, एंटीफा, एंटी मतलब अपोजिशन लाइक विरोध, और फा इज द फर्स्ट टू वर्ड ऑफ फासिस्ट। तो यूएसए में होने वाला ये एंटी फासिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसको एंटीफा के नाम से जानते हैं। मेनली ये जो मूवमेंट है ये हर तरीके के जो तरीके होते हैं उनका यूज करता है, जैसे कि वायलेंट अगर कोई तरीका है उसको भी यूज करता है, नॉन वायलेंट तरीका है ये उसको भी यूज करता है, यानी कि किसी भी तरीके से ये क्या है कि अब एंटी फासिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में काम करता है। ये पॉलिसी रिफॉर्म्स पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, कि पॉलिसी रिफॉर्म्स किए जाए, हमारी जो सरकार है वो कानून बनाए, वो इस पे विश्वास नहीं करता, बशर्ते कि ये वायलेंट और नॉन वायलेंट तरीके से काम करता है, अलग तरीके से काम करता है ये। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट 18 नंबर, यहां पर 3 वर्ड्स हैं, एंथम ऑफ सीज, सेलिब्रिटी इन्फिनिटी एंड कार्निवल स्प्लेंडर। ये एक्चुअली में ये तीनों जो है ये क्रूज शिप्स है, इनको डिप्लॉय किया गया था कोविड-19 के समय हेल्प के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं कि रिसेंटली न्यूज में रहा ये वाला वर्ड, ये किससे रिलेटेड है, इस तरीके से आते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, एंथम ऑफ सीज, सेलिब्रिटी इन्फिनिटी एंड कार्निवल स्प्लेंडर, तीनों क्रूज शिप्स हैं जो कि कोविड-19 में इनको डिप्लॉय किया गया था हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, नॉर्डिक पुल। नॉर्डिक पुल ये वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो पावर ट्रेडिंग के लिए काम करेगा। अब ये पावर जो है यानी कि एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, चाहे वो न्यूक्लियर से आए, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो। ठीक है, तो कहीं से भी आए तो इसका एनर्जी या पावर की ट्रेडिंग की जाएगी। ये वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज होगा जिसका नाम है नॉर्डिक पुल। और ये कहां पर काम करेगा, ये काम करेगा यूरोपियन पावर एक्सचेंज में, नॉर्डिक पुल के नाम से, फॉर पावर ट्रेडिंग। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमारे ये जो पार्ट रहा इंटरनेशनल रिलेशंस का, इसको हम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा इसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।